राजू वाघ सर की स्टोरी इसलिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो जाती है क्योंकि किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादी ऑपरेशंस के दौरान वो काम कर रहे थे, बहुत ही स्पेशल ऑपरेशंस के समय, एंड साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सी सेट का पोर्शन तो कमज़ोर था, तो उसको मैं 2x के स्पीड से देखता था। नक्सलवादी एरिया में मुझे लगता है 3 टाइप के चैलेंजेस है, तो उनको और ज़्यादा ट्रस्ट आ गया कि फोर्स हमारे लिए है, ना कि हमें मारने के लिए है। गाँव वालों ने उनको प्रेशराइज किया कि फोर्स अच्छी है सर, बहुत अच्छे है, आप सरेंडर कर लो। तो फॉर्चुनेटली 4 लोगों ने मेरे अंडर सरेंडर किया। लिटरली किसी पारा में गए तो महिलाओं के शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो वहाँ यूपीएससी के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। टारगेट आप सेट कर लो डेली का, या फिर कंसिस्टेंटली एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखो। मतलब ये मेरा कहना है। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज हमारे साथ राजू वाघ सर हैं एंड इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूँगा राजू वाघ सर, थैंक यू कि सर। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। मेरा नाम राजू वाघ है और मैं असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में हूँ। करंटली मेरी पोस्टिंग बस्तर छत्तीसगढ़ में है। मैं पिछले 4 साल से वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, और इस साल फॉर्चुनेटली मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया है विद ऑल इंडिया रैंक 871। जी। दोस्तों, राजू वाघ सर की स्टोरी इसलिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशंस के अंदर काम करते हुए इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। अभी सर के साथ मेरा जो बातचीत हो रही थी, तो उसमें सर ने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादी ऑपरेशंस के दौरान वो काम कर रहे थे, बहुत ही स्पेशल ऑपरेशंस के समय, एंड साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ये दोनों चीज़ों को आपने कैसे बैलेंस किया? सर, एक्चुअली में टफ था बैलेंस करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशनल एरिया में रह के पढ़ाई करना काफ़ी टफ जाता है। लेकिन मैंने जैसे भी पहले भी बात हो चुकी है अपनी कि जब भी मैं ऑपरेशन में जाता था, तो ऑपरेशन में जाने से पहले मेरा था कि प्रीलिम का कुछ सी सेट का पोर्शन तो कमज़ोर था, तो उसको मैं 2x के स्पीड से देखता था, और फिर ऑपरेशन जाता था, और शाम को आने के बाद वो उसी जो पोर्शन देखा था उस पर टेस्ट वगैरह दे देता था। तो मेनली जो है कंसिस्टेंटली ऐसे फॉलो किया, जितना भी समय मिला मोस्टली उतना फॉलो किया, और उसी का रिज़ल्ट आज मुझे मिला कि प्रीलिम भी निकल गया, मेंस निकला। फिर इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प मिला, जो मेरा जॉब बैकग्राउंड था, तो मोस्टली पूरा इंटरव्यू मेरा उसी के ऊपर रहा, तो वो भी एक हेल्पफुल रहा। तो जब आप नक्सलवादी एरियाज के अंदर आप ऑपरेशंस कर रहे थे, कैसे चैलेंजेस वहाँ पे आपने फेस किए? सर, मेनली नक्सलवादी एरिया में मुझे लगता है 3 टाइप के चैलेंजेस है। फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, मतलब रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये आप पूरा मेन स्ट्रीम से डिस्कनेक्टेड होते हो। आप जहाँ पे होते हो वहाँ पे राशन पानी जवानों के लिए पहुँचना ही डिफ़िकल्ट होता है, मेनली चॉपर से पहुँचाया जाता है। सेकेंडली तो ऑपरेशनल चैलेंजेस है, जहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं वो एरिया जो है हिली एरिया है, डेंस जंगल है। जंगल में इंसेक्ट, स्नेक्स, उनसे तो लड़ना ही है, अलग से नक्सलियों से लड़ना है। ये एक मेन ऑपरेशनल चैलेंज है। और थर्ड चैलेंज है एनवायरमेंटल चैलेंज, मतलब वेदर कंडीशन। बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली से भी आपने देखा होगा कि बिजली गिर के भी बहुत सारे जवानों का मतलब डेथ होती है। इस तरह से ये सारे चैलेंजेस है सर। ओके, ओके। एक मुझे यही आपसे और डिस्कस करना था चीज़ के बारे में कि जो आपने अभी रिसेंटली, आई थिंक आप एक बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन का पार्ट रहे, एंड आपने काफ़ी सारे नक्सलाइट्स को मेन स्ट्रीम में लाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वो कैसे आपका पूरा जर्नी रही उसके रिगार्डिंग? इसमें जर्नी सर थोड़ा लॉन्ग टर्म जर्नी रहा, क्योंकि जहाँ पे मैं पोस्टेड था उस एरिया का नाम चंदामेटा था। चंदामेटा एक ऐसा एरिया था जहाँ सीआरपीएफ या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी 75 साल बाद, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 साल बाद पहली बार पहुंची थी। और जो लोग वहाँ पे ट्राइबल गोंड, मारिया गोंड आदिवासी थे, वो 75 साल बाद मेन स्ट्रीम से जुड़ गए थे थ्रू द सीआरपीएफ। तो वो एक था वहाँ से जुड़ने का। फिर वहाँ पे
फर्स्ट टाइम हमने फ्लैग होस्टिंग किया उन्हीं के हाथों से, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए समय देना पड़ा। हम जब कैंप में कोई भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, फ्लैग होस्टिंग करते थे, तो उनको बुलाते थे। तो पहले तो डरते थे, लेकिन बाद में जब हम उन्हीं के जो मुखिया थे उन्हीं के हाथों से जब झंडा लहराए तो उनको अच्छा लगा, तो उनको अपनापन फील हुआ, तो वो बड़े मतलब एनर्जी के साथ अगले साल से आने लगे। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने ऐसी की जो मतलब नक्सल केस में जेल में थे बहुत लंबे समय से, तो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर एसपी को बता के, एडवोकेट को बता के उनको बाहर निकलवाया, तो उनको और ज़्यादा ट्रस्ट आ गया कि फोर्स हमारे लिए है, ना कि हमें मारने के लिए है। तो इस तरह से उनको एक ट्रस्ट, अगर जो वो कहते हैं ना, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल स्ट्रेटेजी, वो वाला इन शॉर्ट हमने अप्लाई किया, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और उसी में फिर धीरे धीरे करके हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर स्कूल वहाँ पे इस्टेब्लिश, प्रॉपर स्कूल इस्टेब्लिश किया। डीएम सर ने फिर वहाँ पे स्कूल टीचर वगैरह अपॉइंट किए। फिर रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ें बाद में आ गए। तो इस तरह से वो डेवलपमेंट हुआ। और उसी को देखते हुए उस एरिया के जो LOS कमांडर थे, लोकल ACM मेंबर्स थे, तो फिर गांव वालों ने उनको प्रेशराइज किया कि फोर्स अच्छी है सर, बहुत अच्छे है, आप सरेंडर कर लो। तो फॉर्चुनेटली 4 लोगों ने मेरे अंडर सरेंडर किया। पांडू उमर काम करके वहाँ का LOS कमांडर था, वो अभी भी मतलब अच्छा कनेक्शन है, अभी भी कांटेक्ट में है। और बाकी अभी तो इस तरह से है कि गवर्नमेंट ने उसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया उस एरिया को। तो ये सारी डेवलपमेंट पिछले 3 सालों में हुई। आई थिंक हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में काफ़ी पढ़ते भी हैं, पर इस तरह रियल लाइफ के अंदर जब हम इंसिडेंट सुनते हैं तो बहुत इंस्पिरेशनल आपसे मिल रही है। आई थिंक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको। तो आप कोबरा फोर्सेस का भी आई थिंक बीच में पार्ट थे। कोबरा में मैं ज़्यादा समय नहीं रहा सर। कोबरा ट्रेनिंग किया, फिर कोबरा फेमराइजेशन में 201 कोबरा में रहा था कुछ महीने, फिर उसमें भी ऑपरेशन करने गए थे इंटीरियर्स में। तो उसमें भी काफ़ी ऑपरेशंस टफ किए हुए हैं। एक आपने स्कूल का भी आपने बताया था कि बच्चों के साथ आप पढ़ाया भी करते थे बच्चों को, तो ये वाला मतलब मैं कैसे उसको कैसे साथ में मैनेज किया कि चलो ऑपरेशंस में भी हैं, बच्चों के साथ भी कनेक्टेड हैं, पढ़ाई भी चल रही है, ये काफ़ी। हाँ, पहले तो वो इस तरह से किया कि मैंने लॉन्ग टर्म वाला विजन देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो तो टेम्पररी है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डेवलपमेंट ही है सर, जो नक्सलिज्म का आपको भी पता ही है। और हमने ग्राउंड पे हमने देखा कि उनको पढ़ाएंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ेगी, या फिर ये जनरेशन पढ़ेगी, तो वो डिस्कनेक्ट होके जो मेनली ब्रेन वॉश हुए रहते हैं बहुत सारे ट्राइबल्स, उनको गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ही वहाँ पे काम आएगी। टेम्पररी तो हम फोर्स की वजह से रोक देते हैं चीज़ों को, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कैंप में पढ़ाना। तो एक बड़ी अच्छी भी बात ये रही कि उसमें मैंने मतलब लोगों को समझना चाहिए कि मैं इंटीरियर में, जैसे मैं आया फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुई तो मुझे खुद को शॉकिंग लगा कि मेनलैंड इंडिया में भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे इतना बैकवर्डनेस है कि जैसे अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल्स है वैसे रहते हैं। मतलब लिटरली किसी पारा में गए तो महिलाओं के शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो वहाँ तक शुरू। तो मैं सोचा कि ये बाकी दुनिया को भी पता होना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके एक इंस्टाग्राम पेज भी शुरू किया था, उस पर डालता था फोटोज़ वगैरह। तो उससे फिर लोग भी पूछने लगे थे कि आप कहाँ पे हो, किस तरह से। तो उससे फिर मैंने जो वहाँ के लोकल की जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कपड़े थे या फिर स्कूल बैग्स थे, तो वहाँ से आने लगे थे, लोग भेजते थे मेरे एड्रेस पे, मतलब बटालियन हेडक्वार्टर से, तो वहाँ से फिर आ जाता था। तो वहाँ उस तरह से भी हमने थोड़ा लोगों की ज़रूरतें पूरी की, तो वो भी एक ट्रस्ट विन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहा ये सारी चीज़ें। नहीं, आज ना आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे जो युवा हैं, जो बहुत ही ऑलरेडी, जिन्होंने काफ़ी देश के लिए पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सर्व कर रखा है, अब जो वो यूपीएससी के माध्यम से सर्विसेज में जाएंगे, आई थिंक आगे जाके और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी हम्बल एक्सपीरियंस फॉर मी आपसे मिलना एंड आपसे डिस्कस करना। राजू, मैं आपसे एक दो चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे जिस दिन यूपीएससी CSC का रिजल्ट आया है ना, अभी जब थोड़े दिन पहले, तो उस टाइम भी आप ऑपरेशन में थे, राइट? तो वो चीज़ को कैसे किया कि यार चलो रिजल्ट आ चुका है, पर अभी रिजल्ट का ध्यान शाम को देखेंगे, अभी पहले ऑपरेशन पे ध्यान देना है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते थे?
सर ये तो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट ही होता है कि सारी चीज़ें साइड में रख के अगर आप ऑपरेशन में जा रहे हो तो उसी पे फुल फोकस रखना है, क्योंकि ऑपरेशन में आप जवान बन के नहीं जाते, आप टीम को लीड कर रहे हो। आपके हाथ आपके एक डिसीजन पे 150 जवानों की जो है जान रहती है। तो आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट करके ही उस ऑपरेशन में लीड करना पड़ता है। कोई भी एक गलती किसी जवान की जान जा सकती है। तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यूपीएससी का रिजल्ट तो आने ही वाला है। मुझे शाम को जब पता बहुत सारे कॉल आ रहे थे तब पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर आने के बाद वहाँ पे सेलिब्रेट किए। लेकिन पूरी तरह से वो ऑपरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि करेगुट्टा ऑपरेशन जो था उसमें 10,000 से ज़्यादा सैनिक लगे हुए थे, और वहाँ का जो मेजर कमांडर था हिडमा बारसेदेवा, वो सारे उसी ऑपरेशन में थे। मतलब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया हुआ था ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिला गवर्नमेंट को। 31 नक्सलाइज न्यूट्रलाइज किए हमने। तो दोनों अचीवमेंट फिर आने के बाद हमने सेलिब्रेट किए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार थोड़ा पास्ट में चलते हैं। आपने कब अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी एंड कब आपने डिसाइड किया कि चलो अब यूपीएससी सीएससी की तरफ चलते हैं? ये कब थॉट आया पहली बार? सर मैं स्कूलिंग नवोदय से हुई है, नवोदय विद्यालय नासिक से। और उसके बाद मैंने एनआईटी नागपुर से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर मैं सर्व कर रहा था। वहाँ पे 4.5 साल सर्व करने के बाद फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जॉब बहुत मोनोटोनस हो रही है, मुझे शिफ्ट करना चाहिए। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। तो तैयारी शुरू करते वक्त फिर पता नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा, लेकिन 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था, और तभी मेरा सीएपीएफ का भी सिलेक्शन हो गया था। तो इंटरव्यू वो जॉब मैंने छोड़ दिया फिर असिस्टेंट मैनेजर का, यहाँ सीएपीएफ ज्वाइन कर लिया। इसमें ट्रेनिंग के पीरियड में काफ़ी मतलब समय नहीं मिल पाता, काफ़ी ट्रेनिंग टफ होता है इसका। तो ट्रेनिंग के पीरियड के बाद फिर मुझे ये जॉब ही अच्छा लगने लगा। मतलब फील्ड पे देखा, लोगों को सर्व कर रहा था अच्छा। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म है, और यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस वगैरह आते हैं उन्हीं के थ्रू इसको वो किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो डीएम सर आए थे, स्कूल वगैरह देखा, उन्होंने तुरंत ही स्कूल सैंक्शन कर दिया, रोड सैंक्शन कर दिया। तो मेरा और एक थोड़ा बढ़ गया इंस्पिरेशन कि चलो अब पढ़ना ही है, उधर जाना ही है करके। जब मैं सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले सुमित सर के वो वीडियो देखता था, प्रीलिम बूस्टर। फिर उसके बाद में मैंने कहीं पे ऑनलाइन ही देखा था, सीसेट का टफ जा रहा था, प्रीलिम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आपका देखा और सजेस्ट भी किया था फ्रेंड्स ने। तो फिर बोल रहे थे कि ऋषभ सर का देखो करके, तो मैंने पूरे वो आरआरपी एक प्रोग्राम है प्रीलिम का, RPPS। हाँ आरपीपीएस, तो उसको ज्वाइन करके फिर उसमें उसमें तो जीएस का तो ज़्यादा नहीं देखा, सीसेट के सारे लेक्चर डाउनलोड कर लिए, और वही मैं 2x के स्पीड पे देखता था ऑपरेशन से पहले और बाद में, और वही बेनिफिशियल रहे सीसेट के लिए। नहीं, ये वाली बात एक्चुअली स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा बता दूं कि सर का जब रिजल्ट आया ना तो उसके 2 दिन बाद स्टूडेंट्स ने सर ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया। एंड जब इन्होंने डिस्कस किया मेरे साथ कि सर बिफोर द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन लेक्चर्स देखते थे, तो मुझे थोड़ा सा पहले शॉकिंग लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इतना हमारा चैलेंजिंग ऑपरेशन है, उससे पहले अपने आप को पूरा पढ़ाई करना, उसके बाद आके पढ़ाई करना। ये थोड़ा सा मुझे पहले लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, बट जब से मैं आपसे कनेक्ट किया हूँ तो उसके बाद रियली मतलब वेरी वेरी इंस्पायर्ड विद योर स्टोरी। तो वो एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी आप में कि आपने मतलब देश को सबसे पहले प्रायोरिटी दी, फिर जो थोड़ा टाइम आपका बचा पर्सनल टाइम जो था उसमें आपने अच्छे से इस एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू टुडे। एक चीज़ आई थिंक आप सृजन में भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सृजन? सृजन का भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा सर। मुझे लगता है सृजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट को या मेरे जैसे स्टूडेंट को बहुत कंसिस्टेंटली मतलब डिसिप्लिन वे में रखता है। तो उससे डेली राइटिंग प्रोग्राम है, डेली हम आंसर लिखते और तुरंत मतलब 1-2 दिन बाद उसको इवेल्युएट करके भी देख सकते। तो मैं कैसे करता था, पढ़ लेता था, फिर एग्ज़ाम दे देता था, चाहे अगर पढ़ा भी नहीं कुछ, लेकिन एग्ज़ाम तो दे ही देता था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हुई, कंटेंट रिटेंशन मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा कि जो भी कंटेंट याद करने के लिए मैंने लिखा, और फिर पेपर कंप्लीशन में भी वो यूज़फुल रहा सर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ना एक चीज़ मैं बताता हूँ कि
यूपीएससी में ना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पेशेंस, दूसरा परसेवरेंस एंड तीसरा है पर्पस। आज आपसे मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप में वो तीनों चीज़ें हमेशा से थी। एक पर्पस था कि हमें अपने कंट्री को सर्व करना है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से। पेशेंस लगता है, कई बार हमें लगता है कि रिजल्ट अभी मिल जाए, पर यूपीएससी में थोड़ा इट टेक्स टाइम, मोनोटनस कई बार जर्नी हो जाती है, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है और परसेवरेंस है टू कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट, लगातार अगर वो करते रहते हैं तो आई थिंक रिजल्ट हमारे सामने थोड़ा आज नहीं तो कल आएगा, बट रिजल्ट आता जरूर है। राइट। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे आपकी जर्नी को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स ना अक्सर बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, सर मैं यूपीएससी में कैसे करूं, मुझे तो अभी इतना टाइम बचा हुआ है, 6 महीने 7 महीने या 1 साल बचा हुआ है एग्जाम के लिए, अब मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कर पाऊंगा। बट आई थिंक आज उनको उनका आंसर मिल गया होगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर। यूपीएससी के लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, टारगेट आप सेट कर लो डेली का, या फिर कंसिस्टेंटली एक सिंपल स्ट्रेटेजी रखो। मतलब ये मेरा कहना है, मेरा बिलीफ है कि आप जो मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी रखोगे लेकिन उसको पूरी लास्ट तक फॉलो करो। सृजन प्रोग्राम भी वैसी ही है, आरआर जो प्रोग्राम है प्रीलिम का वो भी वैसी ही है, सिंपल है लेकिन लास्ट तक फॉलो कोई मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं जो पूरा लास्ट तक फॉलो कर पाते हैं, लास्ट तक लिख पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी और एक सिंपल स्ट्रेटेजी और कंप्लीट फॉलो करना है, यही एक मुझे लगता है कि सक्सेस दिलाती है। स्ट्रेटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है, पर उसको एग्जीक्यूट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बना तो सब लोग देते हैं कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, पर करेंगे कैसे, वो उसको इम्प्लीमेंट करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप आगे भी इस तरह से देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू।